नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं गुजरात के चुनाव प्रचार की, जहां धुआंधार प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े दिग्गज वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही आज की जो खास चर्चा होने वाली है वो एमसीडी के टिकट बंटवारे को लेकर लगातार वीडियो स्टिंग के जरिए बीजेपी आप पर हमला कर रही है। एक और स्टिंग जारी हुआ है, उस पर आज करेंगे खास चर्चा। इसके साथ ही आज बात होगी कि ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई आज हो रही है, उसमें क्या कुछ आ सकता है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बात होगी कि बजट को समावेशी बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग वर्गों से, हितधारकों से आज से प्री बजट मीटिंग की शुरुआत कर रही हैं। इन सभी पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेंद्रनगर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जंबूसर और नवसारी में भी विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जिलों में जनसभाएं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी राज्य में प्रचार। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ फिर से लगाया बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी एक और स्टिंग में एमसीडी चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे में पैसे के लेन देन का किया बड़ा खुलासा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकों की कर रही हैं शुरुआत। वित्त मंत्री का उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ आज परामर्श। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन। भारत को बताया दुनिया के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक। अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म बाजार पवेलियन और इफी में भारतीय पैनोरमा खंड का भी किया उद्घाटन। और कतर में फीफा विश्व कप से इतर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूएन प्रमुख गुतेरेस समेत कई वैश्विक नेताओं के साथ की मुलाकात। उपराष्ट्रपति आज भारतीय समुदाय के लोगों के साथ करेंगे बातचीत। कतर के राष्ट्रीय संग्रहालय का भी करेंगे दौरा। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं वो गुजरात के धुआंधार प्रचार के बारे में बात करने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में बड़े नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी, और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और इसके साथ ही सुरेंद्रनगर के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जंबूसर और नवसारी में भी विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। और इसके साथ ही कुछ और बड़े नेताओं की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 4 जिलों द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में चुनावी जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी चुनावी कार्यक्रम हैं गुजरात में आज। तो भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का आज सूरत और राजकोट में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है, और यही 2 रैलियां राहुल गांधी की निर्धारित हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं का प्रचार जारी है, रोड शो के जरिए भी और रैलियों के जरिए भी। तो पहले चरण के लिए सभी पार्टियों के बड़े नेता लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर, और पहले चरण का ये मतदान 1 दिसंबर को होना है। तो किस तरह से ये प्रचार धुआंधार चल रहा है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले बात कर लेते हैं धुआंधार प्रचार में प्रधानमंत्री के रैलियों की। सुरेंद्रनगर में रैली कर चुके हैं और साथ ही और भी प्रधानमंत्री की रैलियां हैं। किन खास मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपने चुनावी जनसभा में फोकस कर रहे हैं नीरज? लालचंद, आज प्रधानमंत्री ने सुरेंद्रनगर में एक रैली को संबोधित किया है। इसके
बाद जम्बूसर में जो भरूच है वहां पर मौजूद है एक जगह, वहां पर कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री यहां पर आने वाले हैं। और इसके अलावा नवसारी में उनकी एक जो रैली है वो होने वाली है। प्रधानमंत्री लगातार अगर आप देखें तो गुजरात के अंदर कैंपेन कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ताबड़तोड़ कई जिलों में रैलियां करी थी और आज भी उनकी 3 रैलियां हैं। और इसके बाद भी आने वाले समय में प्रधानमंत्री की रैलियों का जो सिलसिला है वो और ज्यादा होने वाला है। तो इससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तेजी के साथ गुजरात विधानसभा चुनावों का प्रचार कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी आज से शुरुआत कर दी है और कह सकते हैं कि राहुल गांधी आज सूरत और राजकोट में चुनावी जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। लेकिन अगर हम प्रचार की बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेती हुई लालचंद प्रतीत हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा जी किसी साथ 89 विधानसभा सीटों पर लगातार कांग्रेस के जो बड़े और पार्टी अध्यक्ष है उन्होंने लगातार एक ही दिन में एक साथ कैंपेन किया था। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा चुनावों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से ले रही है। आज सुरेंद्रनगर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली हुई, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। आपको लालचंद पता होगा कि कांग्रेस के नेता है मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक हमला जी और शब्द का प्रयोग किया था और ये कहा था कि इस चुनाव में हम उनको औकात दिखा देंगे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर सुरेंद्रनगर की रैली में इस बात का जिक्र किया है कि मुझे इससे पहले भी टारगेट लगातार किया जाता रहा है और मैं कोई राज परिवार से नहीं आता हूं। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि मैं एक आम आदमी हूं, जनता का सेवक हूं और मेरे ऊपर न जाने किस तरह के जो आरोप हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से लगते रहे। आपने देखा भी होगा कि 2014 में भी किस तरह से मणिशंकर अय्यर ने उनके ऊपर हमला बोला था। इससे पहले गुजरात चुनावों में खुद सोनिया गांधी ने उन्होंने मौत का सौदागर तक जो शब्द है उनके लिए बोल दिए थे और इस बार मधुसूदन मिस्त्री ने इस तरह का हमला बोला है। तो ये राजनीति में जो व्यक्तिगत कह सकते हैं कि अपशब्दों का जो प्रयोग है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि वो विकास के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर जो चुनाव है वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को विकास से हटाकर व्यक्तिगत ले जाती है लालचंद। और यही सुरेंद्रनगर के जो लोग हैं प्रधानमंत्री की बात से सहमत भी हुए और हम जगह जगह घूम भी रहे हैं। विकास एक बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में, क्योंकि जनता चाहती है कि जो विकास के काम है वो लगातार होते रहे। उस पर आ रहा हूं नीरज, जिस तरह से आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रचार में एक तरह से बढ़त ली है, इसी बढ़त के क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री की 4 जिलों में जनसभाएं और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जनसभाएं हैं। नीरज बिल्कुल बिल्कुल लालचंद, अमित शाह लगातार कैंपेन कर रहे हैं और एक तरह से अगर हम कहें कि अमित शाह ने यहाँ पर जो डेरा है वो डाल रखा है, एक रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से कैंपेन करना है। और तमाम जो नेता हैं और सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, अगर आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि सूरत और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रवासी जो लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पर जी। आदित्यनाथ एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कामगार में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो लोग हैं वो रहते हैं। मुंबई लगातार जो कारोबार है मुंबई और सूरत के बीच में वो कारोबारी संबंध भी है और उसी के चलते बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के लोग भी सूरत और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। यही कारण है कि तमाम बड़े नेताओं को जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, योगी आदित्यनाथ हो और जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जो वो लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। हेमंत शर्मा वो भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरी हुई है और उसकी जो कैंपेन है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से बढ़त लेती हुई दिखाई देती है लालचंद जी। और बात अगर कांग्रेस की करें, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच, नीरज, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में ये 2 रैलियां कर रहे हैं जो कि आज ही निर्धारित है। उसके बाद कांग्रेस के और कौन कौन से बड़े नेता प्रचार में उतर रहे हैं नीरज? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी सिर्फ राहुल वो भी सिर्फ 2 रैलियां हैं लालचंद, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि 2 रैली के बाद राहुल गांधी लगातार कंटिन्यू करेंगे अपनी भारत जोड़ो यात्रा को।
लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जमीनी स्तर पर लालचंद काम कर रही है, छोटी छोटी सभाएं हैं, स्थानीय जो नेता हैं वो गांव में जाकर कैंपेन कर रहे हैं, और इस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी जो मंच है उससे ये बात उठाई है कि कांग्रेस पार्टी इस बार, और यही कारण है कि उसे सचेत रहने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की मंत्री की तरफ से अपील की गई है कि आप कांग्रेस पार्टी को हल्के में ना लें। और लालचंद अगर पिछला 2017 का चुनाव भी देख, 77 जो सीटें हैं वो जीती थी और 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच में 20 सीटों का अंतर था। यही कारण है कि कांग्रेस को हल्के नहीं ले रहे हैं और जो कैंपेन है वो जोर शोर से की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा नीरज, कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन सवाल यह कि आम आदमी पार्टी को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है गुजरात में। नीरज, जाएगा, लेकिन अगर आप गुजरात का नीरज, आपकी आवाज हमें पूरी तरह से साफ तौर पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये तीन पार्टियां तो वहां पर लड़ ही रहे हैं, साथ ही जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, वो भी वहां पर लड़ रही है और कुछ और भी पार्टियां चुनाव में लड़ रही हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो 1 दिसंबर को मतदान होना है उसको लेकर के प्रचार बिल्कुल हाई वोल्टेज पर पहुंच चुका है गुजरात में, और उसी क्रम में बड़े नेता वहां पर लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हम लगातार आपको गुजरात चुनाव से जुड़ी खबरें तो दिखाते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो गुजरात के बाद रुख करेंगे दिल्ली का और देखेंगे कि दिल्ली में किस तरह से राजनीतिक हलचल बढ़ा हुआ है। आज की खास चर्चा इसी पर होगी। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई है इस वक्त में आज की खास चर्चा की, और आज जो हम खास चर्चा करने वाले हैं वो ये कि एमसीडी चुनाव में लगातार स्टिंग बम फूट रहे हैं। एमसीडी चुनावों को लेकर राजधानी दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त हलचल, और ये हलचल बढ़ गई है। बहुत सारे जो स्टिंग हो रहे हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ फिर से वीडियो स्टिंग जारी कर लगाया बड़ा आरोप, और इस स्टिंग की अगर बात करें तो इस स्टिंग में एमसीडी चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे में पैसे के लेन देन का फिर से किया भाजपा ने बड़ा खुलासा। और इस स्टिंग में खासतौर पर आप नेता बिंदु श्रीराम से टिकट के बदले पैसे मांगने का स्टिंग बीजेपी ने जारी किया है। बिंदु श्रीराम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हम आपको बता दें। बिंदु श्रीराम का आरोप है कि उनसे एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए। याद कीजिए, इससे पहले भी गोपाल खारी ने लगाया था आरोप। स्टिंग करने वाली महिला बिंदु श्रीराम ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में टिकट बेच रही है, और रोहिणी के वार्ड 54D सीट के लिए टिकट मांग रही थी आम आदमी पार्टी की नेता बिंदु श्रीराम, जिनसे 80 लाख रुपए मांग लिए गए। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने के लग चुके हैं आरोप, और एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने तो गिरफ्तारी भी की है विधायक के पीए की। एमसीडी चुनाव के लिए टिकट बेचने के एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने आप को खुद ही कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी पर क्यों लग रहे हैं इस तरह के आरोप। आज हम इसी पर खास चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा में सबसे पहले हमारे साथ राजेश राज, हमारे संवाददाता, जुड़ रहे हैं, और साथ ही अजय महावर जी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रोशन गौड़, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, और रवि श्रीवास्तव जो पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत करता हूं अपने संवाददाता राजेश राज से। राजेश, फिर से
वीडियो स्टिंग का फूटा बम। इस स्टिंग में पहले भी स्टिंग जारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी टिकट बेचने को लेकर के। इस स्टिंग में यह भी कहा जा रहा है कि यह स्टिंग खुद बिंदु श्रीराम ने किया है, जो आम आदमी पार्टी की टिकट चाहती थी। राजेश, देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दिल्ली विधानसभा में कभी विपक्ष के नेता रह चुके भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सीनियर लीडर विजेंद्र गुप्ता, इन तमाम लोगों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कथित तौर पर जो स्टिंग की बात की गई है कि जो बिंदु श्रीराम ने जो स्टिंग की है, उस स्टिंग में आम आदमी पार्टी पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाए गए हैं। उस स्टिंग से ये पता चल पा रहा है कि एक एक प्रत्याशी से 80-80 लाख रुपए जो है वो लिए जा रहे हैं और वो पैसे टुकड़ों में लिए जा रहे हैं। उसको उसमें दिखाने की कोशिश की गई है और ये भी बताने की कोशिश की गई कि कैसे आर पठानिया नाम का जो व्यक्ति है और उसके अलावा जो 4 और व्यक्ति हैं, इन तमाम व्यक्तियों के द्वारा जो पीएसी, जो आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च संस्था है, नीति निर्धारक जो इनकी कमेटी है, उस कमेटी में राखी बिरलान भी हैं, गोपाल राय हैं और सौरभ भारद्वाज समेत 5 लोग हैं। इन पीएसी के जो तमाम लोग हैं, इनको पैसे कैसे टुकड़ों में पहुंचाया जा रहा है, इसकी कहीं ना कहीं उस स्टिंग से झलक जो है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आक्रामक है और इसके पहले भी कई तरह के स्टिंग के जरिए या फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर आक्रामक नजर आई है। अभी चूंकि एमसीडी के चुनाव है, लिहाजा बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं कि हाथ लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर जो है वो आक्रामक नजर आई। ठीक है, लौटता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी बात करूंगा, रोशन गौड़ से भी बात करूंगा, लेकिन पहले रवि श्रीवास्तव जी से बात करूंगा। रवि जी, ये बताइए कि ये जो स्टिंग बम फोड़ने का महारत था, ये तो आम आदमी पार्टी को हासिल था। तो एक कहावत है कि आपका हथौड़ा आप ही के सर, लगता है भारतीय जनता पार्टी लगातार फोड़ रही है और गंभीर आरोप हैं कि बहुत सिंडिकेट बना करके बड़े ही व्यवस्थित तौर पर आपके द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा टिकट का पैसा वसूली का चल रहा है काम। हालांकि अभी आरोप है, यह भी मैं साफ कह दूं। रवि जी, देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी अगर कोई भी स्टिंग बनाती थी तो वो बनाने के साथ उसके ऊपर कार्रवाई भी करती थी। ठीक है। यहाँ पर समस्या ये है कि हमने तो, आम आदमी पार्टी ने तो काम करना शुरू कर दिया और भाजपा ने स्टिंग बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि इनके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। अच्छा। इनके पास भलसवा, गाजीपुर और एक और 3 पहाड़ कूड़े के खड़े किए हैं। एमसीडी स्कूलों की जर्जर हालत है। अस्पताल के बारे में तो आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो अच्छी तरह समझते होंगे। कर्मचारियों के वेतन की समस्या, पार्कों की हालत, जगह जगह पड़ा हुआ कूड़ा, जो काम एमसीडी का है वो इनसे नहीं हुआ। और पिछले 15 सालों में जो इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए लोगों से वसूले हैं, जो वसूली की है, अच्छा, और जो अभी भी इन सब पर अजय जी देंगे जवाब। जरूर देंगे। तो वो जो है उसका कोई हिसाब नहीं है और पूरे तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा एमसीडी। तो अब ये एक मौका आया है जब इनको अपने काम बताने चाहिए थे, तो उसके बजाय ये फर्जी स्टिंग्स बना करके, लेकिन वो जो स्टिंग है, चाहे गोपाल खारी हो या बिंदु श्रीराम हो, वो तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आरोप तो उन्होंने लगाए हैं और ये वीडियो स्टिंग उसी आरोप के आधार पर बने हैं। रवि जी, देखिए, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, बड़े एंकर हैं, एक दूरदर्शन चैनल जो नेशनल चैनल है, आपसे एक बात बस एक साधारण मीडिया कर्मी है सर, आपसे एक छोटी बात पूछना चाहूंगा जी, जरूर, कि जो भ्रष्टाचार का जो कानून है वो ये कहता है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला बराबर के गुनहगार होते हैं। तो जो वो महिला शोभा खारी थी या उनके पति गोपाल खारी थे, उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अगर अरेस्ट किया जाता तो पता लगता कि भाई आपने क्या रिश्वत दी, क्यों रिश्वत दी, किस बात के लिए रिश्वत दी। भाई कोई सिनेमा का टिकट या क्रिकेट स्टेडियम का खेल का टिकट तो नहीं खरीद रही थी, आप पार्टी का टिकट खरीदने के लिए निकले थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो आप पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। और
ये भी बात है रवि जी, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए विसिल ब्लोवर भी तो कोई चीज होती है, तो विसिल ब्लोवर के तौर पर उनको राहत मिल जाती है जो खुलासा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो बात उठाई है उसके मेरिट पर अदालत में सुनवाई हो सकती है, नो डाउट, उसमें कोई शक की बात नहीं। मैं लौटता हूं आपके पास। अजय महावर जी, ये बताइए कि इनका कहना है कि भाई आप तो स्टिंग बम इसलिए फोड़ रहे हैं क्योंकि आपने एमसीडी में वैसा कोई काम नहीं किया, तो अब आप स्टिंग बम के सहारे हैं और उसी के सहारे चुनाव में जा रहे हैं। बताइए, ये आपके ऊपर आरोप है। रवि जी तो राजनीतिक विश्लेषक कम और प्रवक्ता के तौर पर आम आदमी पार्टी की ज्यादा बात, इसमें कोई इनकार नहीं है, वो आप समर्थक हैं। लेकिन हमने 15 साल एमसीडी में काम किया है। हमने 15 साल एमसीडी में काम किया है, और जिस कूड़े के पहाड़ के पीछे ये छुपना चाहते हैं वो छुप नहीं पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो वो हमें विरासत में मिली, और 1.5 साल पहले से जब हमने इसके निस्तारण की व्यवस्था की, देखिए 11 लाख मैट्रिक टन कूड़ा डेली घरों से निकलता है। और इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी जब केजरीवाल की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी और जब पैसे देने के लिए लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी, तब भी जान हथेली पर लेकर मेरे एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने रोज तक कूड़ा निस्तारण करने का काम किया है। उन्हें सलाम करना चाहिए। शमशान घाट पर भी लाशों के ढेर लगे थे, वहां भी उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। ठीक है। और जिस कूड़े की पहाड़ की बात कर रहे हैं, ये निस्तारण की व्यवस्था पहले ऐसी ही थी। उसके बाद हमने तो 1.5 साल में 60 से 65 फुट कम कर दिया है। और एक ब्रिक्स बनाने की फैक्ट्री शास्त्री पार्क में लग गई है। अमित शाह जी ने एक टिकट बेचने वाले पर आ जाते हैं, संयंत्र बनाने का भी, अब टिकट बेचने वाले स्टिंग पर आ जाते हैं। अजय जी, अब टिकट बेचने वाले स्टिंग पर आ जाते हैं। क्या आप इन्हीं के हथियार से इनको मात देना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि स्टिंग तो ये बनाते थे। वादे पूरे किए, मेरी यमुना माँ साफ नहीं कर पाए, दिल्ली की हवा साफ नहीं कर पाए, हर घर में साफ पानी नहीं दे पाए, 5 साल में एक बुजुर्ग को पेंशन नहीं दे पाए, एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना पाए। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये एमसीडी वर्सेस दिल्ली सरकार का आरोप हो गया। अब आते हैं जरा टिकट वाले उस पर, टिकट वाले स्टिंग पे। ये बताइए कि उनका जो स्टिंग हथियार हुआ करता था, अब उन्हीं के हथियार से मात देने की कोशिश कर रहे हैं आप, अजय जी? देखिए, ये तो केजरीवाल खुद कहते थे कि भैया आम आदमी पार्टी वालों, तुम सब लोग स्टिंग किया करो और जो भी जहां गड़बड़ दिखे उसे फंसा लिया करो। ठीक है। तो अब उन्हीं के लोग उनको फंसा रहे हैं, जिसमें हमारा क्या दोष है? भ्रष्टाचार उनकी पार्टी में घुस गया है, उनकी नसों में, उनके खून में शामिल हो गया है। भ्रष्टाचार एक नहीं है, अनेक है। और घोटाले भी आप देखिए, शराब का घोटाला हो या क्लासरूम घोटाला हो या क्या दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो या डीटीसी का घोटाला हो, घोटालों की तो भरमार लगी पड़ी है। लेकिन अब ये टिकट बेच रहे हैं। जो लोग टिकट पैसा देकर लाएंगे वो सेवा करेंगे, वो तो मेवा लेंगे, वो दुनिया को लूटेंगे। ये लूट तंत्र, इसीलिए इनकी पार्षद गीता रावत रवि जी से जवाब लेंगे, रवि जी से जवाब लेंगे। अजय जी, रंगे हाथ पकड़ी गई थी सीबीआई। ठीक है, लेंगे जवाब, लेकिन पहले एक बार रोशन गौड़ जी को भी शामिल करता हूं। रोशन गौड़ जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, एक तो पहली बात ये कि स्टिंग पहले आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये करते थे। अब लगता है कि लगातार, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी हो, आज हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई भी है एक्साइज पॉलिसी पर, या फिर ये टिकट बेचने का आरोप हो, अब भारतीय जनता पार्टी लगता है स्टिंग को लेकर के हमलावर है। और ये एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो कट्टर ईमानदार पार्टी अपने आप को कहती है, उस पर इतने ज्यादा आरोप लगने शुरू क्यों हो गए? रोशन जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था वो भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ, बिल्कुल अन्न आंदोलन के कारण हुआ था। लेकिन अब जो आपने आबकारी नीति की बात कही और उसके बाद 2 और इनके स्टिंग ऑपरेशन आए, इन तीनों स्टिंगों में साफ साफ दिखा है कि कोई आदमी डील कर रहा है और उन आदमियों के बाकायदा नाम भी आए हैं। तो क्या इसमें जो दिल्ली वासी हैं उनके दिमाग में जरूर एक सवाल होगा कि जिस पार्टी ने कट्टर ईमानदारी के नाम पर बिल्कुल जो सत्ता में आई थी, और आप देखिए कि एक एक
टिकट बिक रहे हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन में कह रहे हैं कि 110 टिकटें फाइनल हो गई हैं। तो इसमें भी, और जो पिछले हफ्ते जो स्टिंग आया था उसमें भी 99 लाख रुपए की डील हुई थी, और आज जो स्टिंग आया उसमें 80 लाख की डील हुई है जी। तो अगर आप 180 टिकटें बात कर रहे हैं, 250 टिकटें अगर उन्होंने पैसे लिए हैं, आप सोचिए कि कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या आप दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं क्या? एक तरफ आप फ्री की बात करते हैं, एक तरफ आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं, एक तरफ आप टिकट बेचने की बात कर रहे हैं, और आबकारी नीति में तो साफ साफ हुआ कि किसको पैसा जाना है, कहां पैसा जाना है, उसकी एसीबी उसकी जांच कर रही है, और जो पिछले वाला स्टिंग हुआ था उसका भी एसीबी जांच कर रही है। तो यहाँ दिल्ली वासी मुझे लगता है कि अपने आप को जरूर ऐसा समझ रहे होंगे कि किसी ने उनको धोखा दिया है। कैसे उन्होंने 2 बार 3 बार आम आदमी पार्टी को वोट डाला, और कितने बड़े अंतर से उनको जीत दिलाई थी जी। लेकिन जो इसमें माहौल है दिल्ली का, वो ऐसा लगता है कि ये पार्टी सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रही है। तो अब जो जब इसकी जांच होगी, एसीबी और लोगों को अभी पकड़ेगी या उनसे पूछताछ करेगी, तब पता लगेगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं उसमें कि 5 लोग हैं जिनके पास पैसा जाता है, लेकिन जब ये पैसा कहाँ गया है, एक्चुअल पैसा कहाँ गया है, तब मुझे लगता है कि और कुछ लोग इसमें जांच के घेरे में आएंगे। ठीक है, कई सवाल उठ रहे हैं। राजेश, और क्या सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खासतौर पर ये जब स्टिंग बम फोड़ा फिर से? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को लगातार घेरती रही है, और जिसका जिक्र रोशन गौर साहब कर रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जिस ईमानदारी, शुचिता और आदर्श की बात कर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी सियासत में आई अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान, उस ईमानदारी, शुचिता पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आम आदमी पार्टी, जिसने अपना नाम आम आदमी पार्टी रखा और आम आदमी से अपने को संबद्ध करने की कोशिश लगता है बहुत खास आदमी पार्टी बनती जा रही है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो एक खास वर्ग की पार्टी बनती जा रही है और खास लोगों की पार्टी बनती जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी, और मैंने आपको पहले भी बताया कि पीएससी जो इनकी सर्वोच्च संस्था है, नीति नियामक संस्था है, उस स्टिंग में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि उस स्टिंग से यह पता चलता है कि पीएससी के जो सदस्य हैं उनको पैसे जो हैं वो पहुंच रहे हैं, और 80-80 लाख रुपए में एक टिकटों की बिक्री हो रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है। और मुझे लगता है कि एमसीडी चुनाव में इस मुद्दे पर बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को जरूर। रवि जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी क्या अब खास आदमी पार्टी बन गई है क्या? जिसके पास लाखों रुपए होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा? अजय जी, आपके पास भी आ रहा हूं अजय जी, पहले जरा रवि जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये एक गालिब के एक शेर की एक पैरोडी है, छोटी सी, बहुत 2 लाइन की है कि बहुत शोर सुनते थे आरोपों का हम, ठीक है, हुई जांच तो एक सबूत भी न निकला। क्या तो ये इस तरह के जो जांच है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मित्र। ये लाते हैं तरह तरह के स्ट्रिंग निकाल करके, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। अभी वो एक लाया एक्सरसाइज के अंदर की कोई आरोपी है, उसके पिताजी किसी को रिश्वत दे रहे हैं। अरे भाई, तो रिश्वत देने वाले को आपने पकड़ा क्यों नहीं अभी तक? जांच करिए, तुरंत जांच करिए, आरोपी अंदर लाइए, फिर लाए। अच्छा, ऐसे ही तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे विधायकों को खरीद रहे हैं, उनका कोई सबूत नहीं देते हैं। नहीं सर, ऐसा है कि टिकट जब इलेक्शन होते हैं तो टिकट बेचने का आरोप हिंदुस्तान की हर पार्टी पर लगता है। आप भाजपा को भी देख लीजिए। तो अब आम आदमी पार्टी हर पार्टी की तरह हो गई ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आरोप लगता है। आरोप उन्हें लगता है जिन्हें टिकट नहीं मिलते हैं। अगर इनमें से किसी को टिकट मिला होता तो मैं मानता कि भाई आपने पैसे दिए और टिकट ले लिया। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी बताइए। कुछ भी आरोप लगाइए बैठ करके। अजय जी क्या अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे? ये कह रहे हैं कि आरोप लगाना, इनसे पूछिए। सबसे ज्यादा आरोप लगाए केजरीवाल ने, और सबसे ज्यादा माफी माननीय कोर्ट के सामने लिखित में मांगी अरविंद मानहानि मुकदमा से बचने के लिए। ये बात सही है। जी हाँ, अरुण जेटली जी से मांगी, गडकरी जी से मांगी, शीला दीक्षित जी से मांगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जो झूठे आरोप लगाता है और बार बार माफी मांगता है, माननीय कोर्ट के सामने लिखित मांगता है। तो झूठे लोग तो ये है। ठीक है, रही बात स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उसके सबूत हैं। आरोप लगाना अलग बात है, सबूत होना अलग बात है। ठीक है। तुम सत्तर घर में क्यों नहीं निकाला अब तक कैबिनेट से उसको? क्यों नहीं निकाला इनको कैबिनेट से? ठीक है, क्यों डर रहे केजरीवाल उसको निकालने में?
रोशन जी, चलते चलते एक छोटी सी प्रतिक्रिया, ये लगता है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा इसमें एमसीडी के चुनाव? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि वो बन रहा है, वो दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि दूसरा स्टिंग ऑपरेशन है एमसीडी के इलेक्शन को लेके। तो पहले बार भी हुआ था कि 99 लाख रुपए लिया और इस बार 80 लाख रुपए लिए, और वो बाकायदा बता भी रहे हैं कि 110 सीटें। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और लोगों को ये मुद्दे कितने छूते हैं, तमाम मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी आपका जुड़ने के लिए, और साथ में अजय महावर जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। रवि श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश आपका भी जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आज की हमारी खास चर्चा थी कि एमसीडी चुनाव को लेकर किस तरह से सरगर्मी बढ़ गई है और साथ ही लगातार स्टिंग बम फूट रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अगले एजेंडे पर करेंगे बात। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात के जंबूसर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। નરેન્દ્ર હોય કે ભૂપેન્દ્ર હોય, આ સરકારનો જ મતલબ છે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને પાછો સૌનો પ્રયાસ. અને આ જ વાત કરીને ભાઈઓ બહેનો, જ્યારે આપણે આગળ વધી રહ્યા ત્યારે પહેલા શું હાલ હતી? અરે આપણને ભરૂચ જિલ્લામાં ખબર છે, એક જમાનો હતો આ ગરીબનું રાશન જે હોય ને, આ રાશન કાર્ડ પણ લૂંટી લેતા હતા ને, રાશન પણ આ ફરજી કાર્ડમાં લૂંટાઈ જતું હતું. દિવસો તમને 20 વર્ષ પહેલે તો આ જુવાનીઓ તો ખબર નહીં હોય કે ગરીબના રાશનમાંથી લૂંટ ચલાવનારા લોકો અહીંયા ભરૂચ જિલ્લામાં બેઠા હતા અને રાજકીય મોટા મોટા નેતાઓ લાંબા લાંબા જબ્બા પહેરીને ફર્યા કરતા હતા. ભાઈઓ, આ દશા હતી ગુજરાત. અહીંયા આપણા ખેડૂતોને મદદ મળે, એમાં આ વચેટિયાઓ એમની મલાઈ કાઢી જાય. સ્કોલરશીપ હોય, લોન હોય, ગરીબોને પાકું ઘર મળવાનું હોય, ગરીબોના હક ઉપર ડગલે ને પગલે કમિશન સિવાય વાત નહીં, કટકી કંપની સિવાય વાત નહીં. એ પેલાના વાયા તમે જાઓ તો જ મેળ પડે, તો જ તમારી અરજી આગળ વધે. ભાઈઓ બહેનો, આ દશા હતી. 100 વર્ષમાં આવડી મોટી ભયંકર આપદા આવી, આખી દુનિયા હલી ગઈ. કોવિડે સગાવાલાને દૂર કરી દીધા. કુટુંબમાં કોઈને કોવિડ થયો હોય તો બાકી લોકો એ રૂમમાં ન પ્રવેશે એવી દશા આવી ગઈ. મોત આમ ઉપર લટકતું હોય ને એવા દિવસો આવી ગયા હતા. એવે વખતે આ દેશનો કોઈ નાગરિક ભૂખે ન મરે. ભાઈઓ, એને 2 ટાઈમ એના ઘરમાં ચૂલો સળગે, એના માટે એના ઘેર ઘેર રાશન પહોંચાડવાનું કામ આ સરકારે કર્યું છે. ભાઈઓ, કારણ કોઈ ગરીબ માના ઘરમાં ભૂખા છોકરા સૂતા ન હોય. હમણાં મને હેલીપેડ પર અમારી આદિવાસી સમાજની કેટલીક બહેનો સ્વાગત કરવા આવી હતી. મેં એમને પૂછ્યું, બેન બહેનોમાં કેમ છે? મને કે સાહેબ એ તો એમ કે છે, આ તો અમારો દીકરો દિલ્હીમાં બેઠો છે ને, અમને ભૂખે રહેવા જ ના દે, ભૂખે રહેવા જ ના દે. જ્યારે આદિવાસી માં એમ કહેતી હોય કે દિલ્હીમાં એનો દીકરો બેઠો છે, ત્યારે આ દીકરાને કેટલો બધો આનંદ થાય તમે કલ્પના કરી શકો છો. અને એ માં માટે કામ કરવા માટેનું કેટલું બધું મન થાય ભાઈઓ બહેનો. અને એટલા માટે 80 કરોડ લોકોને રાશન પહોંચાડ્યું ભાઈઓ. અને ક્યાંય કોઈએ કટકી કરી હોય એવા વાવડ નથી આવવા દેતા. ભાઈઓ, આ કામ આપણે કર્યું છે. વેક્સિન, તમે મને કહો, આ મોદી સરકારે વેક્સિન મફતમાં ન આપ્યું હોત, અમારો ગરીબ આદિવાસી ભાઈ બહેન આ વેક્સિન લેવા જાત ક્યાં? આ અમારો શ્રમિક ભાઈ બહેન આટલી 1000 રૂપિયા ખર્ચો થાય એવી વેક્સિન ક્યાં લગાવવા જાત? અરે અમારા માટે તો અમારા દેશનો નાગરિકનું જિંદગી પહેલી છે. 200 કરોડ ડોઝ ભાઈઓ, 200. વિચાર કરો, આ કામ આપણે 200 કરોડ ડોઝ લગાવીને આ દેશના લોકોને સુરક્ષિત રાખવા માટેનું કામ કર્યું ભાઈઓ બહેનો. અને એક કાણી પાઈ લીધી નથી. તમારું વેક્સિન લાગ્યું છે કે નહીં? મને કહો ભાઈ, વેક્સિન લાગ્યું છે કે નહીં? જરા જરા હાથ ઉપર કરીને કોને લાગ્યું છે કે નહીં? બધાએ વેક્સિન લગાવ્યું છે કે નહીં?
એક કાણીપાઈ આપવી પડી હતી, એક કાણીપાઈ આપવી પડી હતી, કોઈની લાગવગ લગાવવી પડી હતી, કોઈને ભ્રષ્ટાચાર કરવો પડ્યો તો? અરે આ સરકાર એવી છે, તમારી જિંદગી માટે જઈને દોડવા વાળી સરકાર છે અને એટલા માટે કામ કર્યું. ભાઈઓ બહેનો, આપણા પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ સીધી બેંકના ખાતામાં જાય, ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા પૈસા 12 મહિનામાં 3 વખત જ્યારે એને જરૂર પડે ત્યારે. અને અમારા ગુજરાતની અંદર લાખો કિસાનોને લગભગ 12,000 કરોડ રૂપિયા આ કિસાન સન્માન નિધિમાં મળ્યા. અને કોઈ કટકી કંપની નહીં. એક એવા પ્રધાનમંત્રી હતા દેશમાં, એમ કહેતા હતા કે દિલ્હીથી રૂપિયો નીકળે ને તો 15 પૈસા પહોંચે છે. આ મોદી એવો માણસ તમારો દીકરો બેઠો છે કે જેણે દિલ્હીથી રૂપિયો મોકલે ને 100 પૈસા તમારા ખાતામાં જમા થાય. કોઈ વચેટિયા નહીં, કોઈ કટકી કંપની નહીં ભાઈઓ. અને એના કારણે મારા એકલા ભરૂચ જિલ્લામાં 2 લાખ ખેડૂતો, ભાઈઓ 2 લાખ ખેડૂતો, એમના ખાતામાં 400 કરોડ રૂપિયા જમા થઈ ગયા છે. ગેરંટીના કાર્ડ નથી વેચ્યા, 400 કરોડ રૂપિયાના ખાતામાં જમા થઈ ગયા છે. આ કામ અમે કરીએ છીએ ભાઈઓ. ગરીબોને પાક્કું ઘર મળે એના માટે જઈને પાછું એને જેવું બનાવવું હોય એવું ઘર બનાવે, એના ખાતામાં સીધા પૈસા જમા થાય. અને આજે તો ગરીબોના ઘર છે ને એ 1.25 લાખ, 1.5 લાખ, 1.25 લાખ રૂપિયાના બને છે. અને ગરીબને જ્યારે ઘર મળી જાય ને એટલે રાતોરાત મારો ગરીબ લખપતિ બની જાય, 1.5 લાખના 2 લાખના ઘરનો માલિક બની જાય. અને માલિક પાછી માં બને. અમે તો નક્કી કર્યું કે સરકાર ઘર આપશે, એનું માલિકીનામાં નામ માતાઓ બહેનોનું હશે, જેથી કરીને જીવનમાં કોઈ મુસીબત ના આવે. ભાઈઓ બહેનો, આ કામ કર્યું છે. ગુજરાતમાં લાખો પાકા ઘર બનાવી દીધા આપણે. કોઈ ગરીબને ફૂટપાથ પર જિંદગી જીવી પડતી હતી, ઝૂંપડીમાં જીવવા પડતી હતી. એટલું જ નહીં ભાઈઓ બહેનો, માતાઓ બહેનો, એમના માટેની સુવિધા, એમના માટે સમૃદ્ધિ, એના માટે આપણે અનેક કામો લીધા. અને હું તો કહું, મારી માતાઓ બહેનોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એમણે 20-22 વર્ષ પહેલા મને, આ મારી માતાઓ બહેનો, હું ભરૂચ જિલ્લામાં તો ખૂબ ફરેલો છું ભાઈઓ. પહેલા તો અહીંયા સાયકલ પર આવતો હતો, એટલો બધો મેં પ્રવાસ કર્યો છે. મારું આ કામ છે, તું અમારું કાર્યાલય હતું ભરૂચમાં 5 બત્તી પાસે, એ અમારે રોજ આવવાનું. મેં જોઈએ છે ને, મને યાદ છે હું જયારે રાજકારણમાં આવ્યો તો લોકો મને પત્રો લખે, બધા ઓળખતા, નાની નાની વાતની રજૂઆતો, અમારા ગામમાં આ કરજો, અમારા મોહલ્લામાં આ કરજો. અરે પેલી સ્ટ્રીટ લાઇટ લગાવી હોય ને તોય પત્રો મને લખતા લોકો. આજે વીજળી હોય, પાણી હોય, ગેસ હોય, ટોયલેટ હોય, આ મારી માતાઓ બહેનોને બધી મુસીબતોમાંથી મુક્તિ અપાવવાનું મેં અભિયાન ઉપાડ્યું. અને એના કારણે મને મારી માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ પણ મળે. ગર્ભાવસ્થાની અંદર અમારી માતાઓ બહેનોને પૂરતું પોષણ મળે, એમનું ચેકઅપ થાય, બાળકોનું ટીકાકરણ થાય, પોષક આહાર મળે, એના માટેની યોજનાઓ કરીને અમારી ગરીબ મા બહેનોની ચિંતામાં કરી છે. સમય પર ટીકા લાગે તો દીકરાની જિંદગી બચી જાય, સંતાનની જિંદગી બચી જાય, દીકરીની જિંદગી બચી જાય, કોઈ મોટા રોગચાળાનો ભોગ ન બને, હોસ્પિટલમાં ડિલિવરી થાય એના માટેની ચિંતા. માતૃવંદના યોજના દ્વારા એના ખાતામાં સીધા પૈસા મોકલીએ, જેથી કરીને સુવાવડનો ટાઈમ હોય ત્યારે એના પેટમાં કંઈક આહાર જાય કે પેટમાં જે સંતાન હોય એને પણ કંઈક મળે, એની ચિંતા. રોજગારની વાત હોય, સ્વરોજગારની વાત હોય, બેન દીકરીઓ માટે અનેક બધા અવસરો આપણે ઉભા કરવાનું કામ કર્યું છે. સખી મંડળોની રચના, આપણે ગુજરાતની અંદર સખી મંડળોને એટલા બધા સશક્ત કર્યા. બેંકોમાંથી એમને પૈસા ડબલ મળે એની વ્યવસ્થા કરી, અને મામૂલી વ્યાજથી પૈસા મળે, અને એ જે ઉત્પાદ કરે એને દુનિયાના બજારમાં વેચવા માટેની મથામણ કરવાનું કામ આજે કર્યું. એના કારણે અમારી બેન દીકરીઓ बिना गैरंटी, कोई गैरंटी वगर मुद्रा योजना लईने બેંકોમાંથી લઈને આજે ધંધા રોજગારની અંદર આગળ આવી રહ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, વિકાસનું કોઈ ક્ષેત્ર એવું ના હોય, ચાહે યુવાનો હોય, ચાહે મહિલાઓ હોય, ચાહે દરિયા કિનારે રહેતો મારો માછીમાર ભાઈ હોય, બધાના ભલા કરવા માટે આપણે કામ કરીએ. અને અમે અમારા આદિવાસી ભાઈઓના કલ્યાણ માટે તો એક મહાયજ્ઞ આદર્યો છે. એમના જીવનમાં બદલાવ લાવે, એમના જીવનમાં આત્મનિર્ભરતા આવે.
ગુજરાતની પ્રગતિમાં મારો આદિવાસી ભાઈ ભાગીદાર બને, ગુજરાતની પ્રગતિનું નેતૃત્વ કરે, એના માટે અમે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી. કોંગ્રેસ વાળાને તો આદિવાસીઓ આ દેશમાં છે એની ખબર જ નહોતી. તમે વિચાર કરો, ભગવાન રામના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? ભાઈ જરા જવાબ આપવો પડજો. ભગવાન રામના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? કૃષ્ણના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? શિવાજી મહારાજના જમાનામાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? રાણા પ્રતાપ જોડે લડાઈ લડવામાં આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો હતા કે નહોતા? 1857 ની લડાઈમાં આદિવાસીઓ હતા કે નહોતા? અમારા આદિવાસી ભાઈઓએ આ દેશની સંસ્કૃતિ, આ દેશ માટે આટલું બધું કર્યું. પણ આ કોંગ્રેસ વાળાને ખબર જ નહોતી કે આદિવાસીઓ હોય છે. નહીં તો આઝાદીના આટલા બધા વર્ષો પછી જ્યાં સુધી અટલજીની સરકાર ના બનીને ત્યાં સુધી આદિવાસીઓ માટે કોઈ મંત્રાલય જ નહોતું. બોલો, અટલજીની સરકારે પહેલી વાર આદિવાસીઓનું મંત્રાલય બનાવ્યું, આદિવાસીઓ માટે બજેટ બનાવ્યું અને આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે કામ કર્યું. આ કોંગ્રેસના લોકો તો અત્યાર સુધી કોઈ મને આદિવાસીનું જાકીટ પહેરાવે કે મને આદિવાસી પાઘડી પહેરાવે તો મજાક ઉડાવતા હતા. આદિવાસીઓના પહેરવેશ ઉપર મજાક ઉડાવનારી આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અને એમના આ કોંગ્રેસના नेताओं वार त्योहारे आदिवासियों को अपमान करनारा लोग. सीधा प्रसारण आप जंबूसर गुजरात से देख रहे थे और वहां पर प्रधानमंत्री रैली को संबोधित कर रहे हैं. इसके बाद नवसारी में भी उनका कार्यक्रम है और सुरेंद्रनगर में वो जनसभा कर चुके हैं. खासतौर पर गुजरात के लोगों के लिए काम करने को लेकर के जो दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसके बारे में बात कर रहे थे और कांग्रेस पर आरोप भी लगा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो गुजरात के आदिवासियों के लिए काम नहीं करती है. और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि जंबूसर में वो रैली को संबोधित कर रहे हैं. और इस वक्त हम अब आपको लिए चलते हैं कतर, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय समुदाय के बीच हैं और संबोधित कर रहे हैं. अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा महारत हासिल किया है. धुएं से जो परेशानी माताओं बहनों को होती थी, उनके आंसू को इस सार्थक तरीके से पहुंचने का काम शासन व्यवस्था ने किया है. दुनिया जब सबसे बड़ी पीड़ा झेल रही थी कोविड की, देखिए भारत ने क्या अचीव किया. करीब 3 अरब वैक्सीनेशंस, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर उपलब्धि भारत ने की है. दुनिया के अंदर कोई देश इतना बड़ा महारत हासिल नहीं कर सका है. पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के नाते पहले, यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि कोविड के दौरान भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय लिया, छोटा निर्णय नहीं था, कि हम 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को रोज भोजन उपलब्ध कराएंगे. चावल, सीरियल, पल्स. आपको जानकर प्रसन्नता होगी, आपका सर फक्र से ऊंचा होगा. 1 अप्रैल 2020 से आज तक अभी भी हर भारतीय को यह सुविधा मिल रही है और संख्या है 80 करोड़ से ज्यादा. मैंने भारत का बदलता स्वरूप देखा है. कहां गई वो लंबी लाइनें जो बिल जमा कराने में हम देते थे? नहीं है. शासन व्यवस्था सरल हो गई है. देयर इज मोर गवर्नेंस एंड लेस गवर्नमेंट. जो कुछ हो रहा है
वो इंक्लूसिव ग्रोथ है, और इसमें जो भी भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनका योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका पसीना है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि शासन व्यवस्था का चिंतन और चिंता आपके लिए है, और जब भी कभी मौका आया है, ये दिखाने में कभी कमजोरी नहीं रही है। मेरा मानना है, मेरी दृढ़ मान्यता है, every brother and sister working in any part of the globe is ambassador, emissary, representative of our ideas, our culture, our values, और ये कह सकते हैं भारत की रीति नीति मानवता के श्रेष्ठ सिद्धांतों पर रही है। भारत का सोच हमेशा दुनिया को देने का रहा है। शुरुआत देखिए, योगा डे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया, दुनिया के देशों की संस्था यूनाइटेड नेशंस ने उस दिन को स्वीकार किया। एंड व्हाट काइंड ऑफ मैसिव सपोर्ट वाज देयर। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड केम टुगेदर टू डू इट। क्लाइमेट चेंज की बात हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, एनर्जी क्राइसिस की बात हो, भारत बिलीव्स वासुदेव कुटुंबम। सीधा प्रसारण आप कतर से देख रहे थे, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय समुदाय के बीच संबोधित कर रहे थे, और खास तौर पर जो भारत की उपलब्धियां हैं, जो कल्याण कार्यक्रम यहां पर लोगों के कल्याण के लिए कोरोना काल में भी और उससे पहले भी और अभी भी जो चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में वहां पर भारतीय समुदाय को वो बता रहे थे कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि ज्ञानवापी मामले में आज एक अहम दिन है। देखते रहिए डीडी न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि ज्ञानवापी मामले में आज एक और अहम दिन है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस मामले पर आज ज्ञानवापी मामले में आज अहम दिन, कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। और ये जो याचिका है, ये दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में शिवलिंग जैसी आकृति जो मिली थी, उसकी साइंटिफिक जांच के लिए दायर याचिका पर यह सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से जवाब मांगा था, लेकिन ASI के डायरेक्टर जनरल का कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं हो पाया था। और ये जो कार्बन डेटिंग की मांग है, इसकी अगर हम बात करें तो निचली अदालत में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हो चुकी है। अदालत इसे खारिज कर चुकी है। दरअसल वाराणसी की जो अदालत, निचली अदालत है, उसने अक्टूबर में फैसला सुनाते हुए कार्बन डेटिंग कराई जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। और कोर्ट के आदेश के बाद 16 मई, अगर इसका सिलसिला देखें तो 16 मई 2022 को दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था, और इसी सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग रूप की एक आकृति पाई गई थी। और जब यह आकृति पाई गई तो इसके बाद से हिंदुओं ने मांग की कि शिवलिंग की पूजा करने का उन्हें अधिकार दिया जाए। ये हिंदू पक्ष की मांग है। और साथ ही हिंदू पक्ष ने यह भी मांग की कि मुस्लिमों के प्रवेश को पूरी तरह से वर्जित कर दिया जाए।
ये हिंदू पक्ष ने मांग की थी और अपनी इसी याचिका में हिंदू पक्ष ने परिसर का पूरा अधिकार हिंदुओं को ही सौंप देने की भी मांग की है। तो हिंदू पक्ष की ये जो सभी मांगे हैं, इस पर अदालत में सुनवाई हो रही है। वाराणसी की जिला अदालत में भी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी आज अहम सुनवाई है। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। रामेंद्र, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में खास तौर पर इस बात पर सुनवाई होनी है कि जो कार्बन डेटिंग, जिसको वाराणसी की जो जिला अदालत है उसने खारिज कर दिया था, क्योंकि हिंदू पक्ष में भी कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ लोग नहीं थे। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर ये मामला कौन लेकर के गया है और किस वक्त ये सुनवाई होनी है? रामेंद्र, देखिए, ये सुनवाई 2 बजे के बाद तय थी, यानी लंच के बाद ये सुनवाई होनी थी। और बेसिकली जब कोर्ट में ये तय हुआ था तो ये कहा गया था कि जो भी शिवलिंग की आकृति मिली है, शिवलिंग मिले हैं या आकृति मिली है, उसको क्या तोड़ा जाएगा कार्बन डेटिंग के लिए। तो इसको लेकर के थोड़ा सा लोग इसमें नहीं थे कि तोड़ा ना जाए और शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे, शिवलिंग का क्षरण न हो, और इस कारण वहां थोड़ी सी तथ्यात्मक दिक्कतें आई थी। लेकिन यहाँ जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, इसमें भी एएसआई से यही पूछा है न्यायालय ने कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस मूर्ति को, शिवलिंग की जो जैसी मूर्ति है, उसको कोई नुकसान न हो और कार्बन डेटिंग हो जाए। तो इस पर एएसआई से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था, जो पिछली तारीख में नहीं दाखिल हुआ था। तो इसमें सुप्रीम को ये प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और एएसआई तीनों को हलफनामा दाखिल करना है कि क्या कैसे होगा और कैसे ये तय हो कि किस समय का शिवलिंग है, जो भी आकृति है किस समय की है और उससे क्या तथ्य निकल करके आएंगे। क्योंकि जो बेसिक मामला है वो यही है कि ये शिवलिंग है, क्योंकि आगे नंदी जी हैं, तो जो हिंदू पक्ष वो कह रहा है कि इसको पूजा का अधिकार दिया जाए, यहाँ से मुस्लिमों को हटाया जाए और ये पूजा का अधिकार उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा शिव हैं और इनकी बिना पूजा के नहीं रखा जा सकता है, तो स्वयंभू हैं। तो इस तरीके से जो सारी चीजें हैं उनको लेकर के हाई कोर्ट आए। अब हाई कोर्ट में एएसआई के हलफनामे के बाद तय होगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या कार्बन डेटिंग की तरफ जाएगा, यह मामला नहीं जाएगा। 2 बजे के बाद, अभी लंच के बाद सुनवाई होगी, तो शायद ये सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी कि क्या न्यायालय निर्देश देता है इस पर। जी, और ये जो याचिका है कार्बन डेटिंग को लेकर के जो मांग की गई है, इसके विपक्ष में यानी इसके विरोध में भी दलील देने के लिए क्या कुछ संगठन पहुंच रहे हैं क्या, या वो अपने विपक्ष में दलीलें देंगे क्या? देखिए, मस्जिद कमेटी लगातार ये बात कह रही कि इसकी कार्बन डेटिंग कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तथ्य, जैसे आप पुरातत्व विभाग के पास ये चीजें जाएंगी, तथ्य निकल कर सामने आएंगे, तो पहले दिन से ही जो मस्जिद कमेटी का दावा है वो कमजोर साबित हो रहा है। लालचंद जी, जिला अदालत में भी जो इन्होंने तथ्य दिए थे कि वक्फ की संपत्ति से सुनवाई न हो, जिला अदालत सुनवाई कर रही है, तो जो दावे इनके हैं वो लगातार कमजोर हो रहे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे दावे कमजोर होते जाएंगे। तो मस्जिद कमेटी का यहाँ भी यही है कि ये कार्बन डेटिंग न कराई जाए, ये तथ्य प्रकाश में ना आने पाए, तो उसको लेकर के वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग की जरूरत नहीं है, ये फव्वारा है, इसकी कार्बन डेटिंग नहीं कराई जाए। हिंदू पक्ष पिछले टाइम में कुछ था कि ये क्षरण ना हो, यानी जो शिवलिंग है टूटे फूटे ना, तो यही न्यायालय ने भी पूछा है कि बिना कोई टूट फूट के क्या कार्बन डेटिंग कराई जा सकती है। तो इस पर आज जो हलफनामा आएगा उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। लाचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, जुड़ने के लिए। हम आपसे लेंगे ताज़ा जानकारी जब इस पर कुछ बाहर निकल कर आएगा अदालत की तरफ से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है देश हित का। आमतौर पर हम महिला अधिकारों की बातें करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन बीते शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस था और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत कुछ पुरुषों को इस अवसर पर पुरुष आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रख्यात नृत्यांगना और राज्यसभा की सदस्य सोनल मानसिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थीं। हम आपको छोड़ जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे डीडी न्यूज़ पर इस वक्त लेकर। इस बीच डीडी न्यूज़ पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।